महासंकट में देश। नमस्कार, मैं नरेंद्र और स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। महासंकट में देश, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना महामारी ने भारत को संकट में ला दिया है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि कोरोना महामारी जिस तरीके से अपने पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं सब पैनिक में है। एक तरफ देखा जा रहा है कि कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं पे कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगातार लगा रही हैं कि जो चुनाव हैं, चुनाव के चलते चुनाव को करवाने के चक्कर में सरकारों ने देश को महामारी में झोंक दिया है। जिस तरीके से अब केस बढ़ रहे हैं, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी पर लगा रही हैं। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जहां एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं खोई जा रही है। एक तरफ जब टीका बना तो विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये भाजपा का टीका है। एक तरफ जब टीके लगवाने की बात आई तो वहां पर भी विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे मामले में राजनीति की। उन्होंने कहा कि ये मोदी का टीका है। कई तरीके की बातें हुई, कई तरीके की राजनीति हुई। लेकिन अब ये बात सही है कि हम महासंकट के दौर से गुजर रहे हैं, और इस महासंकट से दौर से गुजरने के रूप में अगर देखा जाए तो सबको एक होना होगा। जब सब एक होंगे तभी हम इतनी बड़ी विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और इस पूरे पूरे सिस्टम है उनकी पोल खोलते हुए कई हम बातें करेंगे। राजनीति क्यों हो रही है, चुनाव क्यों हो रहे हैं, कई बातें हैं, और इन सब बातों का जवाब हम इस पूरी जो डिबेट है उसमें लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, और उन्हीं मेहमानों में सबसे पहले हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर लाल तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश में। शंकर लाल तिवारी जी, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि महासंकट में देश है, वो कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि अब देश महासंकट में है। जो तैयारियां हैं वो नाकाफी हैं, विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है, और सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव में बिजी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब देश की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है, और कहीं ना कहीं हमें अब इन पूरी चीजों को संभालना होगा, संभालना होगा। क्या कहेंगे आप इस पूरे संकट काल के बारे में जो अभी वर्तमान में चल रहा है? बिल्कुल सहमत हूँ। यह प्राकृतिक आपदा है, और शंकर लाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही, मेरी आ रही कि नहीं? हेलो हेलो, हमारी आवाज नहीं जा रही है। जी जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए। हाँ, जी बोलिए आप। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। निश्चित रूप से प्रदेश में, देश में और दुनिया में इस प्राकृतिक आपदा के कारण महासंकट पिछले 1 वर्ष से मंडरा रहा है, और वर्तमान में यह भयावह स्थिति में है। इसमें असहमति का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इतनी तेजी से, जिसकी कोई अपेक्षा कभी नहीं थी। ये सच है कि कुछ लोग कहते हैं, हमारे कांग्रेस के मित्र विशेष रूप से कहते हैं कि सेकंड लेयर की भविष्यवाणी थी, निश्चित थी। सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर की भी भविष्यवाणी है, पर वास्तविकता यह है कि सेकंड लेयर आएगी, ये तो था, पर फर्स्ट लेयर के बारे में न जानकारी थी कि उसका स्वरूप क्या होगा, और न सेकंड लेयर के बारे में ये जानकारी थी कि यह इतना संख्यात्मक दृष्टि से और अचानक प्रभावित करेगा लोगों को। और इस कारण निश्चित रूप से अचानक ये जो संकट आया, इसके कारण कुछ परेशानी है, पर इस परेशानियों से भी, जैसा आपने कहा कि पूरा देश एक हो करके, आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि पंच से लेकर के और महापंचायत के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे सरकार के अधिकारी कर्मचारी हो, ये सब अगर आम जनता के साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इस विपत्ति से भी हमको छुटकारा मिलेगा। और इसलिए पैनिक होने की जरूरत है नहीं किसी कीमत में, जबकि पैनिक हो रहे हैं लोग, पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मनोबल बढ़ा करके, और जो भी कमियां हैं उसका खुले मन से सुझाव दे करके, और सामाजिक संगठन, सरकार, राजनीतिक दल के लोग, और इसके साथ ही साथ आम जनमानस और विशेष करके मीडिया, इन सब लोगों के सहयोग से हम इस विपत्ति से निश्चित रूप से जूझ रहे हैं और जीतेंगे। बिल्कुल, मुझे इतना ही कहना जी।
जी, हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़े हैं, विधायक भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे पास। शर्मा जी, ये जो पूरा जो बात कही है और अब सरकारें कह रही हैं कि भाई सब लोग सामने आए, सब लोग मिलकर इस महामारी से लड़ें, और कहना चाहिए कि ये महामारी इतना विकट रूप कैसे ले गई। पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछली बार टोटल लॉकडाउन था, पिछली बार एक अवेयरनेस थी, पिछली बार इस वो जो पूरी बीमारी पर काबू पाया गया, ये वही सरकार थी जिसने पिछली बार एक लड़ाई लड़ी। लेकिन दूसरी बार कहाँ कमियां रह गईं, और वो कौन सी कमियां थी जिस कारण ऐसी स्थितियां बनी? पीसी शर्मा जी, ये पहली बार तो क्या है, जो हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, और पूरी तैयारी के बाद जिन लोगों ने तो सरकार कमलनाथ जी की गिरा दी, उसके लिए भी एक महीने वेट किया, पूरे देश को वेट कराया, क्योंकि सरकार गिरी और 2 दिन बाद लॉकडाउन लगा दिया। तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है। हाँ, पूरे देश की बता रहा हूँ। और देश जो है, मोदी जी अपने मित्र प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके साथ अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, पता नहीं कहाँ करते रहो, 5000 लोग उनके साथ आए थे, और सब उस समय मास्क लगाए हुए थे, और उस समय महामारी अमेरिका में आ गई थी। और वो जो ये लोग आए यहाँ पे, और जो फैली कोरोना फैला, ये आ गया था। तो राहुल गांधी जी ने फरवरी में कह दिया था, जनवरी में कह दिया था कि ये कोरोना बड़ी महामारी है, इससे वो होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो ये चल रहा था कि बस दुनिया का ट्रम्प से बड़े हो रहे हैं मोदी जी, और ये सब स्थिति बनी। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जो रोकना था, वो 1 महीने तक नहीं रोका, और करीब 100 फ्लाइट वीआईपी की जो आना था, जिसके बच्चे बाहर हो रहे थे, उनको लाने में जो टाइम लगा 1 महीने का, वो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने। ये मूल स्थिति रही जिसकी वजह से कोरोना बुरी तरह से फैला। और फिर बाद में हमने देखा कि क्या हालत हुई, किस तरह से मजदूर पैदल आ रहे हैं, घोड़े से आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं। एक बुरी अफरा तफरी की स्थिति पूरे देश में बनी। और मैं इस बार की बात कर रहा हूँ कि इस बार ऐसी क्या कारण रहे जो इतना भयावह महामारी ले चुकी है? जब ये कंट्रोल हुआ, ये बीच में दिसंबर में, एक तो चुनाव, चाहे मोदी जी सरकार वो चुनाव खेलती रही, मध्य प्रदेश में चुनाव, और ये मान के चलिए, ये जो चुनाव हुए हैं, इसके बाद 3rd स्ट्रेन भी आएगा, 2nd स्ट्रेन, जैसा तिवारी जी ने कहा कि इंग्लैंड में आया था और आगाह किया था, लेकिन जो टाइम बीच का मिला, उसमें कोई तैयारी नहीं की, और तैयारी नहीं की, ये लगा कि हो जाएगा। पहले क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होती रही, उसमें कहते रहे क्या करना चाहिए, कर्फ्यू लगा दो रात का, लेकिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। तो जितने भी फैसले लिए, देखिए पीसी शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन महामारी के दौर पे आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं, एक जननेता हैं। हम आपसे ये सलाह चाहते हैं कि इस समय पे आखिरकार आप भी सत्ता में रहे हैं, कुछ दिन पहले ही आप सत्ता में थे, ऐसे समय में सरकारों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को क्या सलाह देंगे? ऑक्सीजन नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो। तिवारी जी चुप रहो, आप जब बोले मैंने बोला। ये ऑक्सीजन की कमी, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे थे, और बावई होशंगाबाद में भूमि पूजन किया ऑक्सीजन प्लांट का, जो आज तक नहीं आया। ऑक्सीजन प्लांट का क्या हुआ? कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग। अरे 15 साल सरकार रही, आप जो कांग्रेस की जमाने में जो अस्पताल बने उनको विस्तृत नहीं कर पाए, उनके अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन भोपाल के। लेकिन आंकड़े में आपको बता दूं, एशिया में भारत सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निर्माता देश है। एशिया में हमने कई देशों को ऑक्सीजन पहले भी दी है और अभी भी दे रहे हैं। नहीं, ट्रम्प ने पूरी दुनिया में जाके अरे ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई जी? क्यों तैयारी नहीं हुई? तिवारी जी, ये सब फेलियर किया है आप लोगों ने, और उसकी वजह जनता भुगत रही है। आज भोपाल के का
चाहे शमशान घाट देख लो, चाहे कब्रिस्तान, राजनीति मत करिए। लाइन लगी हुई है, महाराष्ट्र में किसने पहले 100 लोगों का हो रहा है। गाड़ियां जो शव वाहन नहीं है, कहीं पर शव वाहन की लाइनें लगी हुई है वहाँ पे शमशान घाट के लिए। ये हालत कर दी आज मध्य प्रदेश की और देश की। आपको जरा सा भी नैतिकता नहीं बची लगता। अरे काय की नैतिकता? आप लोगों की आप पे तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, पूरे बीजेपी वालों का हत्या का मुकदमा। इतने लोगों की हत्या कर रहे हो, इसका मुकदमा लगना चाहिए आप पे। आपने लोगों के काम धंधे बंद करा दिए, नौकरी चली गई, काम धंधे बंद हो गए। रोज 2000 लोगों की जान देश के अंदर जा रही है। मध्य प्रदेश में आंकड़े छुपा रहे हैं। आपके अजय बिश्नोई जो विधायक है पूर्व, वो कह रहे हैं कि आंकड़े छुपा रहे हैं। ये सब बर्बाद कर दिया आपने मध्य प्रदेश को, देश को। तिवारी जी, ये आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेंगी, ये आपको माफ नहीं करेंगी। और निंदा करो, जनता को दहशत, ये आगे आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, आपको साफ करेगी, साफ। मिल करके लड़ने की बात कर। अरे मिलकर लड़ रहे हैं, 24 घंटे लगे हैं। तिवारी जी, आप तो घर बैठे हो, या तो 24 घंटे लोगों को एडमिट करा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम सब कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए जेपी अस्पताल में बेड आईसीयू बनाने के लिए दे दिए, 10,000 काजू अस्पताल में दे दिए, 15 लाख। सभी राजनीतिक दल एक साथ आए और हमें ये बताना चाहिए कि भाई फला अस्पताल में आज कई तरीके की आज कई तरीके की बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे कई तरीके की अफवाहें आ रही हैं। हमें सबसे पहले ये निश्चित करना चाहिए, सियासत कर रहे हैं। हमें ये निश्चित करना चाहिए कि कहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध है, कहाँ पे बेड खाली है। हम ऐसे लोगों की मदद करें जो लोग आज वाकई में जरूरतमंद हैं। कई लोगों को ऑक्सीजन की आपके लाशों के नाम पर पोस्टर बॉय मत बनो शर्मा जी, आप बहुत बड़े नेता हो, आप सुझाव दो। पीसी शर्मा जी, सुझाव दे रहा हूँ ना, सुझाव दूंगा। क्या सुझाव दोगे? ट्रम्प ने आकर के करोड़ों फैला दिया, ट्रम्प पूरी दुनिया पीसी शर्मा जी अभी अगर आज इस डिबेट में हम राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर अगर हम अपने देश को बचाने की बात करें, हम अपने प्रदेश को बचाने की बात करें, और पीसी शर्मा जी हम आपसे एक सलाह चाहते हैं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश के आप कद्दावर नेता हैं, मध्य प्रदेश में आपका बहुत बड़ा कद है। और पीसी शर्मा जी मैं आपसे एक सलाह चाहता हूं कि आप बताएं कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, सरकार किस तरीके से इन स्थितियों से निपटे। तो ये मान के चलिए, ये बीमारी जो है इससे लड़ाई हो सकती है। और वैक्सीन जो अब एक महीने लगा रहे हैं, अरे इतनी देरी काहे के लिए की? वैक्सीन पहले ही लगना था सबको। 30 साल से लेकर 45 साल के जो युवा है उनकी जान जा रही है। तिवारी जी, आपका हो गया जो कुछ होना था, बिल्कुल, लेकिन जो युवा 30 से 45 साल वाले हैं, इनकी जान जा रही है। ये कोरोना इस बार का जो फैला है, आया है, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं की आपकी सरकार। तिवारी जी, हम लोग लगातार इस तरीके की खबरें कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना को लेकर कई खबरें हम लोगों ने की हैं और लगातार हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तिवारी जी, इसमें 2-3 चीजें हम अपने दोनों मेहमानों को कुछ तथ्य बताना चाहेंगे, हम अपने दोनों मेहमानों को कुछ बातें बताना चाहेंगे। प्लीज कृपया आप शांति से आप दोनों कुछ बातें सुने जो हम बताना चाहते हैं। इस बार जो हम लगातार डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, चाहे आईएमए के डॉक्टर हों या कई डॉक्टर हों, हम उनसे लगातार बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार जो थर्ड म्यूटेंट आया है, ये थर्ड म्यूटेंट जो है ये युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है, 35 से 40 साल के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है, बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है। और दोनों मेहमानों को मैं बता देना चाहूंगा कि इस बार ये बात हकीकत है कि कई मनोवैज्ञानिकों से भी हमारी बात हुई है, उनका भी कहना है कि जो सांस लेने की लगातार तकलीफ हो रही है, इसमें कहीं राजनीति की बात नहीं है, सांस लेने की तकलीफ हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अवसाद में चला जाता है या कहना चाहिए पैनिक जब व्यक्ति हो जाता है, तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो मैं ये चाहता हूं, और मैं दोनों पार्टी के दोनों हमारे कहना चाहिए गणमान्य नेता हैं और दोनों बहुत बड़े कद के नेता हैं हमारे, चाहे भाजपा के तिवारी जी हों या हमारे शर्मा जी हों कांग्रेस से, दोनों नेताओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप दोनों मिलके, आज हम ये चाहते हैं कि इस डिबेट में मैं दोनों पार्टियों की इच्छा शक्ति, दोनों बड़े नेता हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे वो सलाह चाहते हैं कि प्रदेश में या देश में
ऐसे लोगों को जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको आप कुछ ऐसी सलाह दीजिए कि भाई जिसकी वजह से लोग पैनिक हो रहे हैं, उनको पैनिक खत्म करने के लिए उनको जिस तरीके से वो अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी भी नहीं है वो भी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल पे बड़े बड़े नेताओं से फोन लगवा के पहुंच रहे हैं, कई रिश्तेदारों से, हम लोगों को भी बहुत सारे फोन आते हैं कि अस्पताल में व्यवस्था करा दीजिए। लेकिन जिन लोगों को जरूरत है, ये बात हकीकत है कि वो लोग दम तोड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी सलाह दीजिए। आप दोनों बड़े नेता हैं, दोनों नेताओं की बात प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे, सरकारें सुनेंगी, और हमारे माध्यम से आप सलाह दीजिए कि आखिरकार सरकारों को करना क्या चाहिए। पीसी शर्मा जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा। इनसे ले लो, फिर मैं बोलता हूँ। तिवारी जी ले लो, फिर क्या सलाह दे रहे हैं? मेरे नरेंद्र जी कहेंगे, मैं जी बोलूंगा। शर्मा जी आप बोलिए। आप जी देखिए, नहीं, आप बोलिए, तिवारी जी देंगे अपनी बात, रखेंगे। चलो, किसको बोलना है? शर्मा जी आप बोलिए, मैं फिर जवाब दूंगा। जी जी बोलिए शर्मा जी। शर्मा जी बोलिए, आप बोलिए शर्मा जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी मुख्यमंत्री जी की और गवर्नर साहब की भी, और उसमें हमने दी थी उनको सलाह कि भाई एक तो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इसकी जो है डिमांड और सप्लाई में बहुत अंतर है। और ये एक ऐसा इंजेक्शन हो गया है कि पहले जमाने में जब गांव से कोई आदमी आता था शहर, तो कहते हैं सुई लग गई कि नहीं लगी, सुई लग गई तो इसका मतलब इलाज ठीक हो गया है। तो ये इस इंजेक्शन पे लोगों का इतना विश्वास बैठ गया है आम जन का कि भाई ये लगेगा हम ठीक हो जाएंगे। और ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आत्मबल की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आदमी का अगर आत्मबल ऊंचा है तो ये मान के चलिए कि इससे बाहर निकल आएगा। तो ये जो इंजेक्शन बिल्कुल ये जैसे भी हो बाहर से लाना पड़े, ये इसकी उपलब्धता होना चाहिए। और जिस अस्पताल को दिया जाए, आज ये हो रहा है कि लोग मारे दवा बाजारों में जाते हैं, जो वहाँ जाते हैं कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते हैं, जो ड्रग्स डिपार्टमेंट उस चक्कर, लेकिन वो इंजेक्शन मिलते नहीं। भाई जिस अस्पताल की जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको सबको भेजो ना, और जिसको जरूरत होगी डॉक्टर लगाएगा। लेकिन अब भोपाल में हमीदिया जैसी अस्पताल, बड़ा अस्पताल है मध्य प्रदेश का, उसमें 865 इंजेक्शन चोरी चले जाते हैं, ये बताया जाता है। बाद में पता लगता है कि चोरी नहीं हुए, फर्जी चोरी थी। और 20,000 का उसका 25,000 में ब्लैक हो रहे हैं, चाहे भोपाल हो या इंदौर, बड़ी जगह। तो ये दोनों जन को थोड़ा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मनोज यादव, समाजवादी पार्टी नेता, उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी जी एक हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत कर लूं। शर्मा जी आप अपनी बात जारी रखिए। मनोज यादव जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी अपनी बात पूरी करिए। तो ये जो इसका शुरू में वो हुआ कि लोगों ने कैप्चर कर लिया और वो हुआ, फिर धीरे धीरे आया मार्केट में, तो ये इसकी वजह से एक अफरा तफरी मच गई। अगर अस्पतालों को ठीक से दिया जाता और पहले से इसकी व्यवस्था होती कि भाई ये लगेगा, तो ये जो स्थिति हुई है और दुर्दशा नहीं होती। और आज बड़े बड़े अस्पताल में इसकी कमी देखने को मिल रही है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ऑक्सीजन की डिमांड और पूर्ति, अब ऑक्सीजन की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र से और कहीं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में लेके आई जा रही है, वो तो आ रही है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश और गुजरात में जो आना था वो फोटो आ नहीं पाया। तो ये केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। तो ये इंटरफियर करके ये ऑक्सीजन अगर सफिशिएंट आ जाती, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आज इस बीमारी के अंदर अब की बात जो सेकंड स्टैंड है, इसमें आदमी जरा सी देर भी नहीं रह पाता। पहले जो थी, क्योंकि मैं भी कोरोना पेशेंट रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी से आदमी इतना परेशान नहीं होता था, उसको सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं आती थी जो आज की स्थिति बनी है। क्योंकि ये स्ट्रेन बहुत स्ट्रांग है और इसलिए इसकी व्यवस्था, और सरकार ऐसा लग रहा था कि पहल कर रही है, इसलिए 8 महीने पहले यहाँ होशंगाबाद में उसका भूमि पूजन भी किया, गैस प्लांट। शंकरलाल तिवारी जी, अब आपसे, जैसे शर्मा जी ने कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की पूर्ति होनी चाहिए, और उसके लिए राज्य सरकारों को, अन्य राज्य सरकारों से, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, मदद मिलनी चाहिए, खाली है बताना चाहिए। और कोविड जांच की जो है 36 घंटे में आना चाहिए, हाईकोर्ट ने मैंने लगाई थी याचिका। बिल्कुल हो गया शर्मा जी, उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले और 36 घंटे के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए। जो अब तिवारी
तिवारी जी अब आप तिवारी जी आप बोलिए, तिवारी जी आप बोलिए, तिवारी जी आप बोलिए, फिर हम मनोज जी के पास आएंगे। तिवारी जी आप अपनी बात रखिए। मुझे थोड़ी सा अच्छा लगा कि आपने नरेंद्र जी जब कहा कि भैया थोड़ी सुझाव दो, तो मुझे बड़ी उम्मीद बनी थी कि शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, मजबूरी है कि जब वो सियासत करेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, नहीं मैं उनको इस तरह जवाब नहीं देना पसंद करता, न चाहता हूँ मन से, पर जब इतने बड़े कोर्ट ने जो कहा है वही अब यार बीच में मत बोलो, मैं बीच में नहीं बोल रहा अभी इस बात, नहीं बीच में मत, उसका पालन कर बीच में मत बोलिए शर्मा जी, जब आप बोल रहे हैं गलत बोलोगे तो बोलूंगा। अरे आप बोलोगे तो हम भी बोलेंगे, अगर आप बकवास करोगे तो हम भी नहीं सुनेंगे। नहीं गलत बोलोगे तो बीच में बोलूंगा, तो मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं भाई, मेरा नंबर कब बोलूंगा, आप सीखने लगे मेरे। अरे मैं तिवारी जी अपनी बात रखिए, तिवारी जी अपनी बात रखिए, समझाइए तिवारी जी अपनी बात रखिए, वरिष्ठ नेता को जिसे फीबिया हो गया कुछ भी बोलने का, मेरे को बोलने दीजिए, मुझे सुनिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आप बोलिए, नरेंद्र जी आप बोलिए, आप बोलिए तिवारी आपके सुझाव का थोड़ी असर हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी हमारे साथ मनोज जी भी जुड़े हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। जी वो आपने जितना समय मुझे दिया उसका आधा दे दे जितना शर्मा जी को दिया है, मैं जो बोल लूँ। मैं ये कह रहा था कि शुरुआत को उन्होंने कहा कि राज्यपाल की बैठक हुई, उसमें आपने सुझाव दिया, पर उसके बाद फिर वो मंदोदरी मिलाप वही सियासत करने लगे। सुझाव नाम की कोई चीज अगर इसमें आई हो तो मैं उनका स्वागत करूंगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत शुरुआती दौर पर हुई है, जिससे किसी ने मना नहीं किया, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने बार बार तमाम प्रकार के प्रयास किए हैं, और रेमडेसिविर की पूर्ति मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, अन्य राज्यों में भी, पर अभी मध्य प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर रेमडेसिविर की पूर्ति करने। 5 आदमी बैठे हैं यहाँ पे सामने, उनको इंजेक्शन चाहिए, 5 अभी मेरे घर पे। नहीं पूरे आपके घर अभी बैठे हैं 5, आवाज भिजवा दूं। आपके घर में अस्पताल खुला है, इतने बड़े नेता हो, फोन करके उनको दिलवा दो कहीं से। कहाँ से दिलवा दो, मिल नहीं रहा है, कलेक्टर से मिलेगी, दिलवा दो, कलेक्टर मना कर रहा है। झूठ बोल रहे हो आप, लाखों पे राजनीति कर रहे हो। अरे आप तो जिंदगी भर से झूठ बोल रहे हो, कहाँ बीजेपी का मतलब ही झूठ बोलो, ऐसा है। तिवारी जी हमारे साथ मनोज यादव जी जुड़े हैं। मनोज जी लगातार जिस तरीके से बात हो रही है, अभी हम उत्तर प्रदेश के कई नेताओं से भी बात कर रहे थे, और मनोज जी वहां पे उत्तर प्रदेश के एक भाजपा नेत्री हैं अनीता वर्मा जी, उन्होंने स्वीकार किया है, अनीता वर्मा ने स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार फेल हुई है, क्योंकि जो मैदानी अमला है, मैदानी अमला काम करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर, अगर डॉक्टर पे कोई काम का लोड आता है तो डॉक्टर अपने आप को क्वारंटीन कर लेता है। क्यों ये भयावह स्थिति बन रही है? देश के हर कोने से इस तरीके की खबरें आ रही हैं। पहले कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, पहले इतना पैनिक भी नहीं था। कई हमारी बात हो रही है मनोवैज्ञानिकों से, उनका कहना है कि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है कि इतने सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई है थर्ड लेयर, कोरोना भी है, कोरोना की थर्ड वेव जो आई है वो भयावह है, लेकिन इतने लोगों को सांस लेने की तकलीफ होना, कई लोग थोड़ी सी उनको सर्दी जुकाम होता है वो हॉस्पिटल की राह पकड़ लेते हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, ये जो पूरी स्थिति बन रही है इसके लिए आप क्या सरकार को संदेश देंगे, सरकार को क्या सलाह देंगे मनोज जी? देखिए, निश्चित तौर पे ये दौर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है। जिस तरीके से मैं इतनी देर से डिबेट में सुन रहा हूँ, लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है। परिस्थितियां मुझे नहीं पता मध्य प्रदेश की कैसी हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों की स्थितियां बहुत बदहाल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में तो जिंदगी वैसे जा रही है जैसे कि हम एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं, इतनी देर में 1-2 इंसान इस दुनिया से निकल नहीं रहे। तो ये स्थिति है, और मौत का कारण जो उत्तर प्रदेश में है वो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बता दूं कि कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मौतें हो रही हैं उत्तर प्रदेश, और खासकर लखनऊ और जो महानगर जहां भी हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, गोरखपुर हो, बनारस हो, लखनऊ हो, सारे महानगरों में स्थितियां बहुत बद से बदतर बन चुकी हैं। और मैं मोटा मोटी ये कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन सरकार से मैं सिर्फ अनुरोध करूंगा, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इसलिए नहीं करूंगा कि ऐसी विकट स्थिति विकट मुझे नहीं लगता है कि 100 साल में कभी आई है भारत में। जो परिस्थितियां बनी हैं कि इंसान सांस के बगैर मरा जा रहा है,
बड़ी बात स्थितियां बड़ी नहीं बात है, बनी। बड़ी बात है। मैं अनुरोध करूंगा, जनता ने जिनको जिम्मेदारी दी है वो यथाशक्ति अपनी ताकत के साथ जी जनता की मदद कर सकते हैं। जो प्रयास किए जा जी सकते हैं, मैं कालाबाजारी पे दो बातें जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में, देश में भी कालाबाजारी चल रही, चाहे वो किसी इंजेक्शन को लेके हो अथवा ऑक्सीजन को लेके हो। मैं जी सरकार से अनुरोध करूंगा कि आपको याद होगा जब प्याज महंगा हो जाता है तो सरकार प्याज खरीद के बिल्कुल। सस्ते काउंटर लगा देती है। तो मैं वैसे ही सरकार से अनुरोध करूंगा कि इनकी कालाबाजारी ना हो, चूंकि ये जीवन दायिनी गैस है और वो इंजेक्शन है, तमाम दवाइयां हैं। सरकार कुछ ऐसा उपाय करे कि इसकी कालाबाजारी ना हो और जनता को ये जी चीजें आसानी से उपलब्ध हो पाए। और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सरकार ने क्या किया नहीं किया। मनोज जी, वो आपको सारी नहीं लगता कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो हावी हो जाते हैं ऐसे समय में कि जो इस तरीके से ऑक्सीजन का भंडारण करने लगते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कालाबाजारी होने लगती है, तो कहीं ना कहीं ये वो लोग भी दोषी हैं? जैसे आज कहा जाए कि कई देशों के कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने, गृह मंत्रियों ने कहा है कि उन पर रासुका लगाई जाए जो इंजेक्शन की कालाबाजारी करें, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करें। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक तत्व भी सरकार की साख पे बट्टा लगाते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, ऐसे लोग हमेशा रहे हैं। कोई सरकार, मैं बीजेपी की नहीं बात करूंगा, समाजवादी पार्टी की बात नहीं करूंगा, कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। ऐसे लोग जो लोभी लोग होते हैं, जिनको कहते हैं कि उनको किसी की जान चली जाए परवाह नहीं, उन्हें पैसे से मतलब रहता है, ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं। लेकिन ये काम ना, आपका काम संदेश बताना है, दिखाना है खबर को, और सरकार का काम है ऐसे लोगों पे नकेल कसना। क्योंकि आपदा में अवसर न तलाशें। पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है और कोई भी बिल्कुल पैसा कमा सकता है। लेकिन ये दौर मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 100 साल में दोबारा कभी आएगा ऐसा दौर। लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है और सरकार की खासकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मैं अपने वरिष्ठ दोनों पैनलिस्ट जो आपके भाजपा और कांग्रेस के हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये लोग बड़े पदों पे रहे होंगे, निश्चित तौर पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। आप समझ नहीं सकते कि लोग इस वक्त सांस लेते हैं तो सांस छोड़ने से पहले डरते हैं। इसलिए इस तरह की डिबेट ना करें, लोगों को धैर्य बंधाएं, मदद करें जो मदद की जा सकती है। राजनीति पूरा जीवन करनी है, आरोप प्रत्यारोप पूरा जीवन करना है। और मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, इनकी जहां जहां राजस्थान है कांग्रेस की सरकार, वो बेस्ट ट्रीटमेंट दे। किसी पे आरोप प्रत्यारोप मत करो। 1 महीना बहुत मुश्किल है इस देश के लिए, आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक बात बता के अपनी बात रोकूंगा। मैं अपना जो फेसबुक उठाता हूँ, बिल्कुल तिवारी जी बहुत बड़ी बात कह दी मनोज जी ने कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ना हो। तिवारी जी, आप अपनी बात कर रहे थे और आप लगातार बोल रहे थे कि भाई जिस तरीके से आपने भी कई सलाह दी और आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। तिवारी जी, आप सरकार को, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपने पूरा कहना चाहिए कि जीवन एक पार्टी को दिया है और बहुत राजनीति आपने देखी है, बहुत सारे समय भी आपने देखे होंगे जो इस तरीके से कहना चाहिए आपातकाल भी आपने देखा है, और ये भी एक आपातकाल है, ये बीमारी का आपातकाल है। तिवारी जी, क्या सलाह देंगे आप सरकार को, किस तरीके से जनता के अंदर पैनिक खत्म हो और सब चीजों की सप्लाई सुचारू रूप से हो पाए? मैं सबसे पहले मनोज जी को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने विषय को और विषय वस्तु की बहस को बहुत अच्छे ढंग से कहा है। मैं बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ, पर जब मैंने पहले राउंड पे जब आपने मुझे अवसर दिया है, मेरा देख लीजिए एक शब्द भी राजनीतिक नहीं था। ये लाशों पर राजनीति करने का समय नहीं है। तो परिस्थितियां जो हैं, आज जो स्थिति है उस स्थिति से लड़ने का और सबको मिल करके किसी तरह जीवन बचे लोगों का, इसके लिए प्रयास करने का समय है। और ये स्थिति जो बनी है, इस स्थिति में कुछ कमियां किसी की रही होंगी, कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी, पर जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, आप सब देख रहे हैं, प्रदेश की जनता हमें भी सुन रही है, कांग्रेस के मित्रों को भी सुन रही है। उनको सुझाव देने का हक है, उनको आरोप लगाने का हक है, पर सिर्फ हर बात पर विघ्न संतोष, सरकार के हर काम का विरोध। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लेकिन तिवारी जी, जो पार्टी सत्ता में होती है जवाब उसे देना होता है, और ये बात भी सही है तिवारी जी कि जवाब उसी से मांगा जाता है जो सत्ता में बैठा होता है। तिवारी जी, मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी के लिए शिवराज सिंह जी ने और केंद्र की सरकार ने जान लगा करके जितनी संभावनाएं थी तलाशी है, और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के प्रयास पूरी तरीके से हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं। गुजरात से ऑक्सीजन मंगाने का काम
भिलाई से ऑक्सीजन मंगाने का काम, तमाम दाताओं से ऑक्सीजन मंगाने का काम। एक व्यक्ति है तनखा जी हमारे, उन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम किया। एक व्यक्ति है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम किया। ऐसे तमाम दाता हैं इंदौर में, कई लोगों ने व्यवस्थाएं करी, अपने पैसे से ऑक्सीजन के संयंत्र मंगवाए हैं। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस बात को समझना चाहिए कि कोरोना कांग्रेस बीजेपी नहीं देख रही है। कोरोना की हालत ये है शर्मा जी, मैं आपको प्रणाम तिवारी जी, समय की कमी है, बहुत जल्दी से MS शर्मा जी के पास आऊंगा। पीसी शर्मा जी, आप बहुत कम शब्दों में, शर्मा जी बहुत कम समय बचा है, सरकार को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरीके से ये सब चीजें? संदेश दे रहा हूँ एक लाइन में। जी ये जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का 19 अप्रैल को, उस पे फैसले पे काम कर ले तो ये समझ लेना कि कोरोना से लड़ाई में हम सफल हो जाएंगे। जो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि जरूरतमंद मरीज को 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए, मरीज की 36 घंटे में RT-PCR की रिपोर्ट आ जाए, कोरोना का फैलाव रोकने प्रदेश में जांच बढ़ाई जाए, निजी अस्पतालों में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन व ऑक्सीजन की उपलब्धता कलेक्टर व CMHO करे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दखल करने की बात भी कही है। ये सब चीजें, इलाज के दौरान निजी अस्पताल मरीजों में मनमानी वसूली न करे। बिल्कुल, डिबेट चूंकि समय का अभाव है और ये जो बात है और ये जो चीजें हैं एक बार में खत्म नहीं होती। बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, फिर से इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन अगर अभी देखा जाए, आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर पूरे देश की बात की जाए, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी देश में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देश में देखने को मिल रही है और जिस तरीके से पैनिक फैला है, लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, जरूरत है अवेयर होने की, जरूरत है इच्छा शक्ति की और सभी पार्टियों को आज मिलकर, सभी नेताओं को आज मिलकर इस विकट परिस्थिति से हमें निपटना होगा। हमें सबको मिलकर इस महामारी के संकट काल में, और कहना चाहिए कि देश महासंकट में है, इस महासंकट से निकलने के लिए सबको अवेयर करना होगा, सबको बताना होगा। और स्वदेश न्यूज फिर आपसे कहता है कि डरने की बात नहीं है, कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जो आपके हौसलों को हिला दे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप डरेंगे तो कोरोना से आपको लड़ने में भी बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि अपने अंदर के जो इंसान को अगर हम जगाएंगे, अपने अंदर की ताकत को हम दिखाएंगे, तो कोई भी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी को हम हरा सकते हैं। हम फिर आपसे अपील करेंगे कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से बचने की जरूरत है। सभी दर्शकों को फिर से हाथ जोड़कर हम कहना चाहेंगे कि स्वदेश न्यूज की मुहिम है, जिसमें हम लगातार कह रहे हैं कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। हमारे साथ हमारी मुहिम में जुड़िए। और एक और सबसे बड़ी बात, हम एक मुहिम चला रहे हैं, #फेस-विथ-मास्क। आप अपनी मास्क के साथ में फोटो भेजिए, हम टीवी पर उस फोटो को दिखाएंगे आपके एक संदेश के साथ। क्योंकि अगर हम अपने एक एक व्यक्ति संदेश देश के एक एक नागरिक को देगा, तब हम इस महामारी में, इस लड़ाई से लड़ पाएंगे और जरूर जीतेंगे। फिलहाल पूरी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।